प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले मैं आपको उन टॉपिक्स के नाम बताता हूं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेस से, बिल्कुल आधार से इसकी शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि परमाणु क्या होता है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि परमाणु के अंदर और भी छोटे छोटे कण होते हैं। जो मुख्य इसके जो कण है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और हम यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें सीखेंगे कि इन अपरमाणुक कणों की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की खोज किस तरह से हुई, और फिर ये एक परमाणु में ये कण जो है किस तरह से व्यवस्थित है। इसको समझने के लिए जो हम परमाणु के मॉडलों का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले जो है 1904 में जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया था सबसे पहले। तो हम पहले थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, फिर थॉमसन के मॉडल में जो कमियां थी वो रदरफोर्ड ने दूर की और एक नया मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में जो कमियां थी उनको जो है बोहर ने दूर किया और बोर मॉडल ऑफ एटम दिया। बोर का परमाणु मॉडल, इसमें सुधार करने के बाद जो हमारा अभी आधुनिक जो मॉडल है जिसको हम कहते हैं परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये जो भी करंट में चल रहा है इस मॉडल को हम स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको 4 परमाणु मॉडल बताए हैं। अब देखिए कि बोहर के मॉडल में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके लिए हम यहाँ पर 2 नियम और पढ़ेंगे, डी ब्रोगली अवधारणा और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अलावा परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल जो है, इससे संबंधित कुछ टर्म्स और नियम भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें से है क्वांटम संख्याएं, अवभाव सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम परमाणु की परिभाषा पर विचार करेंगे। उसके बाद जो है डाल्टन ने परमाणु के बारे में अपना सिद्धांत दिया था जिसको हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि ये पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि परमाणु जो है वो और भी छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसे बना हुआ होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह से हुई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम परमाणु या एटम की परिभाषा पर विचार करते हैं। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। प्राचीन दार्शनिक ये मानते थे कि यदि हम किसी पदार्थ को के टुकड़े करने लग जाएं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और लास्ट में सबसे छोटा पीस जो बचेगा, सबसे छोटा कण जो बचेगा वो परमाणु है, और उस कण के और ज्यादा आगे टुकड़े नहीं हो सकते, यानी वो अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और यदि हम एटम, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, यदि एटम शब्द पर विचार करें तो ये ग्रीक भाषा के एक शब्द एटोमियो से निकला है, ATOMIO, एटोमियो। एटम शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द एटोमियो से बना है। एटोमियो का अर्थ है न काटे जाने वाला, न काटे जाने वाला या अविभाज्य। ठीक, तो यहाँ एटम के शाब्दिक अर्थ से ही हमें यह पता लगता है कि प्राचीन दार्शनिक यही मानते थे कि एटम पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जो और विभाजित नहीं हो सकता और उसके छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन ये जो विचार था सिर्फ कल्पना पर ही आधारित था, इसके संबंध में कोई प्रायोगिक परीक्षण था ही नहीं। ठीक, और परमाणु के बारे में ये विचार जो है लंबे समय तक बिना किसी प्रमाण के चलते रहे। लेकिन सन 1808 में एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे जॉन डाल्टन। उन्होंने सबसे पहली बार परमाणु के बारे में जो है एक वैज्ञानिक आधार पर अपना सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
अब देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसके मुख्य बिंदु आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रत्येक तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण जो है वो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और ये कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। दूसरा ये कहता है कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार और गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं कोई भी एक तत्व का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे गोल्ड एक तत्व, हमारे पास सोना एक तत्व है। इसके हम जितने भी परमाणु देखेंगे वो सभी परमाणु आकार में, गुणों में, सभी प्रकार से जो है वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ठीक। लेकिन तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर तत्व ही अलग अलग है, जैसे मान लिया गोल्ड ले लिया, या आपने आयरन ले लिया, लोहा ले लिया, तो लोहे के अगर आप परमाणु देखोगे तो लोहे का परमाणु गोल्ड के परमाणु से आपको अलग मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तत्व भिन्न भिन्न है ना, तो उनके परमाणुओं के गुण, उनका आकार, सब कुछ उनका क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक। तो यहां से बात समझ गए कि एक तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सारे एक जैसे हैं, लेकिन अगर तत्व ही भिन्न भिन्न है तो उनके परमाणु भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, उनके गुण भिन्न भिन्न होंगे, उनका आकार भिन्न भिन्न होगा। चौथा पॉइंट ये कहता है कि परमाणु अविनाशी है। परमाणु अविनाशी है। अविनाशी का मतलब है कि परमाणु न तो आप पैदा कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अब अगली बात जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने बताई है वो ये है कि तत्वों के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और संयुक्त परमाणु बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये एक संयुक्त परमाणु H2O बनाता है। संयुक्त परमाणु को आजकल हम क्या कहते हैं? संयुक्त परमाणु को आजकल हम कहते हैं अणु। ठीक। तो हम ये कहें कि तत्वों के परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अणु बनाते हैं। ठीक। और छठा पॉइंट जो है ये कहता है कि अगर कोई यौगिक का अणु है, ठीक, तो हम उदाहरण ले लेते हैं, वाटर का ही ले लेते हैं कि जैसे किसी यौगिक का अणु है तो उसमें जो परमाणु है उनका प्रकार, किस प्रकार के परमाणु है वो, और उनकी संख्या दोनों ही क्या होती है? निश्चित होती है। यानी अगर हमारे पास पानी का एक अणु है तो हमें यहाँ पर ये बात निश्चित है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही प्रकार के परमाणु होंगे और उनकी संख्या भी क्या होगी? निश्चित होगी। इसी तरह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु ले लेते हैं तो इसमें निश्चित है कि इसमें 1 कार्बन का परमाणु होगा और 2 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, और इनकी संख्या और ये प्रकार जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में निश्चित होंगे। ये बात डाल्टन के सिद्धांत ने कही थी। अब देखिए कि जो कुछ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है वो उसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, आपका ज्यादा समय खराब ना हो। आप ये नोट्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां पर मेरी मोबाइल ऐप है, आप मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी बच्चे को मोबाइल ऐप में दिक्कत हो और कई बार मोबाइल में स्पेस वगैरह नहीं होता तो उनके लिए मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है sureshlecturer.com के नाम से, तो आपको वहां पर भी ये नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स के दोनों लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ कुल मिला के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर अगर हम नजर डालें तो डाल्टन भी जो है वो परमाणु को क्या मानता है? अविभाज्य कण मानता है। ठीक। अब देखिए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है उसकी काफी सक्सेस भी है कि
ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक्सप्लेन कर देता है, क्षेत्र संगठन के नियम को भी, गुणित अनुपात के नियम को भी एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन कई प्रयोगों के परिणामों को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वहां इसकी फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कांच की सड़कों को जो है रेशम के कपड़े पर रगड़ो या एबोनाइट की सड़कों फर पे रगड़ो तो इन पर विद्युत आवेश आ जाता है। ठीक है, ये तो अगर आप कांच की सड़कों रेशम के कपड़े पर रगड़ोगे तो कांच पर धन आवेश आ जाता है, रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। आखिर ये धन आवेश या ऋण आवेश क्यों आए, इसका जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है, परमाणु के अंदर और भी छोटे छोटे कण हैं जिन पर कोई ना कोई आवेश है। तो देखिए कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू में वैज्ञानिकों में उत्सुकता जागी कि देखिए कि ये डिटेक्ट तो किया जाए कि परमाणु के अंदर है क्या चीज, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो इन सभी प्रयोगों से एक बात स्थापित हो गई कि परमाणु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। और इन कणों को हम क्या कहते हैं? अपरमाणुक कण कहते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह से, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। तो इससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो आवेशित कणों का जो व्यवहार है उसके बारे में एक मूल नियम है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि देखिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर आवेश समान है, यानी दो आवेश अगर हम ले लेते हैं और ये दोनों समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और इसी तरह से दोनों ऋण आवेश है यानी समान होंगे तो ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। यदि विपरीत आवेश है यानी एक धन आवेश ले लेते हैं, एक ऋण आवेश ले लेते हैं, अगर विपरीत आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से कि हमने देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन आवेश और ऋण आवेश। अगर ये दोनों आवेश क्या हैं? समान हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो। अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। और अगर विपरीत आवेश है, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। अब देखिए कि मैं आपको ये बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। सन 1850 में फैराडे ने जो है गैसों में से विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया, यानी गैसों में से विद्युत धारा जो है वो गुजारी और जो परिणाम निकले उनका अध्ययन किया। और उसी अध्ययन का सहारा लेकर के सन 1897 जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब देखिए, आप में से कुछ बच्चे तो ये सोचते होंगे कि सर गैस से तो विद्युत की कुचालक होती है, फिर उसमें से विद्युत कैसे गुजरेगी? तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि यदि हम बात करते हैं साधारण दाब की और जो विद्युत धारा हम गुजारते हैं उसकी वोल्टता भी अगर कम है, जैसे हम घरों में 220 वोल्ट यूज करते हैं, अगर उतनी सी वोल्टेज हम लगाएं और साधारण दाब की अगर हम बात करें तो किसी भी गैस में से विद्युत धारा नहीं गुजर सकती। ये गैस जो है विद्युत की कुचालक होगी। ठीक, लेकिन अगर हम ये दाब कर दे बहुत कम, दाब क्या कर दे? बहुत कम कर दें और वोल्टता जो है वो उच्च कर दे, काफी उच्च वोल्टता, अगर ये कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं तो गैसों में से जो है विद्युत धारा गुजर सकती है। इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए कि गैसों में से विद्युत विसर्जन का अध्ययन करने के लिए एक स्पेशल नली का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कांच की नली होती है, ठीक, और इस नली को हम कहते हैं कैथोड किरण नली। हम क्या कहते हैं? कैथोड किरण नली, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब।
इस कांच की ट्यूब में क्या होता है कि दो साइड ट्यूब भी लगी होती है, ठीक। तो इसमें एक साइड ट्यूब जो है वो निर्वात पंप के साथ जुड़ी होती है, जो इसका प्रेशर कम करने के लिए काम आता है। दूसरा जो है दाब मापी के साथ जुड़ी होती है। दाब मापी क्या करता है कि जो अंदर गैस है उसका दाब मापता है, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ दो धातु की प्लेट जुड़ी हुई होती है और इनके साथ एक बैटरी जुड़ी होती है, ठीक। तो जिस प्लेट के साथ बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जिस प्लेट के साथ बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं एनोड, ठीक। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो ये क्या है, कैथोड किरण नली है, कैथोड रे ट्यूब है। इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कह देते हैं, विसर्जन नली का भी कह देते हैं। ये देखिए कैथोड किरण नली के बारे में मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए कि जब वैज्ञानिक गैसों में से विद्युत विसर्जन का अध्ययन कर रहे थे तब उन्हें एक विशेष प्रकार की किरणों का पता लगा, उनको हम कहते हैं कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि कैथोड किरणें क्या है, कैथोड रेज क्या है। अब ये कहता है कि यदि हम यहाँ पर निर्वात पंप की सहायता से प्रेशर कर दे बहुत कम, यानी अति न्यूनतम दाब कर दें, और दाब भी कितना कर दें कि 10 की पावर -4 वायुमंडलीय दाब कर देते हैं, वायुमंडलीय दाब 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अगर हम इसमें कर देते हैं, ये काफी कम दबाव होता है। और यहाँ पर हम काफी उच्च वोल्टता जो है, एक काफी बड़ी बैटरी जो है यहाँ पर लगा देते हैं, तो कैथोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें पैदा होती है। जो कैथोड जो प्लेट होती है हमारी, कैथोड इलेक्ट्रोड जो होती है, वहां से उसके लंबवत जो है विशेष किरणें जो है निकलना शुरू हो जाती है। और ये जो किरणें हैं ये अदृश्य होती हैं, और इन किरणों को हम कहते हैं कैथोड किरणें, ठीक। ये किरणें कैसी होती हैं, अदृश्य किरणें होती हैं, और इनको हम कहते हैं कैथोड किरणें, और ये कैथोड से लंबवत दिशा में जो है वो चलती है। अब देखिए कि ये जो कैथोड किरणें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक। किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और इन कणों पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक। कैथोड किरणें किससे बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और इन कणों पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो ये जो छोटे छोटे ऋण आवेशित कण जो है ये वास्तव में और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। अब आप कहोगे सर कि हमें कैसे पता लगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, इन पर ऋण आवेश है। तो इसके लिए हमें कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं आपको कैथोड किरणों के गुणों के बारे में जो फटाफट बताऊंगा और सभी का चित्र बना के समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और फिर हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और ये जो कण हैं ये ऋण आवेशित होती हैं। यानी इस तरह से हम ये समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किस तरह से हुई। अब कैथोड किरणों के गुणों में सबसे पहला ये है कि कैथोड किरणें जो है कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, इन कैथोड से लंबवत दिशा में जो है ये जाती है, ओके। और दूसरा, जैसे हमने कैथोड किरणों की जो परिभाषा पढ़ रहे थे तब हमने कहा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें पैदा होती हैं। जब ये अदृश्य होती है तो हम इसको प्रेक्षित कैसे कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए कि इन किरणों को डिटेक्ट करने के लिए, प्रेक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैथोड का जो सामने वाला जो हिस्सा है वहां पर हम एक विशेष पदार्थ जिसको हम कहते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ, प्रतिदीप्त पदार्थ भी कह देते हैं, ये इसको हम
सफुर-दीप्त पदार्थ भी कह देते हैं, सफुर-दीप्त पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरोसेंस मटेरियल। इसका उदाहरण है जिंक सल्फाइड। ठीक, तो ये प्रतिदीप्त या सफुर-दीप्त पदार्थ क्या होते हैं? ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके ऊपर जब ये कैथोड किरणें पड़ती है ना, तो यहाँ चमक पैदा होती है। ठीक, क्या पैदा होती है? चमक पैदा होती है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर कैथोड किरण आई है। ओके, इसके लिए आप यहाँ पर सुराखदार एनोड ले सकते हैं ताकि इसके अंदर से कैथोड किरणें पास होकर के इस जिंक सल्फाइड तक पहुंच सके। अब देखिए कि कैथोड किरणों का अगला जो गुण है वो ये है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र ना हो तो ये किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन कैसे करती है, इसका कैसे पता लगेगा? कि यदि हम कैथोड किरणों के रास्ते में कोई ऐसे धातु का क्रॉस रख देते हैं, ठीक है, कोई एक अपारदर्शी पदार्थ हम रख देते हैं धातु का, तो इसके सामने इसकी शैडो बन जाती है, इसकी छाया जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये कैसे चलती है? कैथोड किरणें जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है। अब कैथोड किरणों के अगले गुणों में ये है कि ये जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक, कैथोड किरणें जो है वो इसमें क्या होते हैं? द्रव्य कण होते हैं, छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, जिनमें द्रव्यमान भी होता है और वेग भी होता है। इसका कैसे पता लगे? इसका कि यदि हम कैथोड किरणों के रास्ते में कोई हल्का घूम सकने वाला चक्कर अगर हम रख देते हैं, तो एक पैडल व्हील रख देते हैं मान लिया यहाँ पर, या इसको हिंदी में चप्पूदार चक्कर कह देते हैं, अगर ऐसा रख दिया हमने तो ये घूमने लग जाएगा। घूमने लग जाता है, इसका मतलब ये जो पैडल व्हील है, चप्पूदार चक्कर जो है, इसकी जो ये चप्पू है, इनके जो पैडल है, इनके ऊपर जो है ये कण टकरा रहे हैं। कणों के टकराने से क्या है कि ये घूम रहा है। ठीक, ये घूमता है, इसका मतलब जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई कण टकरा रहे हैं और उसी वजह से ये घूम रहा है। ठीक, तो इसका मतलब कैथोड किरणें जो है मेटेरियल पार्टिकल से बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई होती है। अब अगला गुण है कैथोड किरणों का कि ये जो है ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अब ऋण आवेशित कणों का कैसे पता लगे? भी ऋण आवेशित कणों की मिलकर बनी होती है, तो इसके लिए जैसे कैथोड किरण यानी कैथोड रे ट्यूब के ऊपर हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं कि यहाँ पर दो प्लेटें लेके इस एक प्लेट के साथ बैटरी का पॉजिटिव और दूसरे के साथ बैटरी का नेगेटिव एक अलग बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पर तो ये बैटरी अलग जुड़ी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके साथ अलग। ठीक, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव प्लेट है ना, उसकी तरफ ये किरणें भागेगी। और मैंने अभी आपको कैथोड किरणों के गुण पढ़ने से पहले आपको बताया था कि यदि विपरीत आवेश है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो अब देखिए कि कैथोड किरणें जो है वो धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ऋण आवेश है, ऋण आवेश होने की वजह से ये धन आवेश की तरफ भाग रही है, उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। तो इससे ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और यहाँ पर हमने देखा कि इस पे ऋण आवेश है। इसका मतलब कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋण आवेशित कणों से मिलके बनी होती है, और ये ऋण आवेशित कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। ठीक, कि उपरोक्त वर्णन से ये निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, और कैथोड किरणों का निर्माण करने वाले इन कणों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और रह गया हमारा कि जब इसको हम किसी हैवी मेटल जैसे टंगस्टन वगैरह इस पे टकराते हैं ना, जैसे कैथोड किरणें किसी हैवी मेटल के साथ टकराती है कैथोड किरणें, तो यहाँ से क्या पैदा होती है? एक्स रेज पैदा होती है, एक्स किरणें पैदा होती है। ठीक, जिसका प्रयोग हम मेडिकल साइंस में एक्सरे फोटोग्राफ्स के लिए करते हैं, जैसे टूटी हड्डियां वगैरह जो होती है
उनका फोटोग्राफ्स लेने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों में स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ह्यूमन फ्लैश के अंदर से पास हो जाती है, यानी मांस में से पास हो जाती है, लेकिन हड्डियों में से पास नहीं हो सकती। इसलिए टूटी हुई हड्डियों वगैरह का जो फोटोग्राफ लेने के लिए हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ लास्ट में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि यदि हम कैथोड ट्यूब के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर यानी विसर्जन नलिका में आप बेशक कोई भी गैस ले लें, ठीक, अगर मान लीजिए हमने अलग अलग गैसेस ले ली, इसमें एक बार मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले ली, दूसरी बार कोई और गैस ले ली, तो प्रत्येक बार अगर आप कैथोड रे की स्टडी करोगे ना तो आपको गुण समान मिलेंगे, वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यानी जो इस जिन कणों से कैथोड किरणें बनी हुई होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई होती है, वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बेशक वो किसी भी पदार्थ का हो, वो हमेशा एक जैसा ही होगा, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन जो है सभी पदार्थों का जो है मूलभूत अवयव होता है। ओके, तो यहां से मैं ये बात पढ़ा भी देता हूं कि कैथोड किरणों के अभिलक्षण इलेक्ट्रोड के पदार्थ और विसर्जन नली में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। यानी इलेक्ट्रोड का पदार्थ भी आप कोई भी ले सकते हो या गैस भी कोई ले सकते हो, लेकिन कैथोड किरणों की जो प्रकृति यानी जो ऊपर हम गुण पढ़ के आए हैं वो आपको हमेशा सेम मिलेंगे। इसलिए विभिन्न गैसों पर किए गए परिणाम समान थे। इसलिए कहना सही है कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के मूलभूत अवयव होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।